गुड मॉर्निंग। एक सवाल है इलास्टिसिटी का और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक खोखली शाफ्ट अपने समान द्रव्यमान वाली ठोस शाफ्ट से अधिक मजबूत क्यों होती है? सिद्धांत देकर स्पष्ट कीजिए। शाफ्ट जैसे गाड़ियों के नीचे लगी रहती है घुमाने के लिए पहियों को, तो वो खोखली होती है। तो वो कहना जो सवाल है वो यही है कि खोखली शाफ्ट और ठोस शाफ्ट जो है उसमें से ज़्यादा मजबूत कौन सी होगी, यही हमें चेक करना है। मान लीजिए दोनों की समान लंबाई है स्मॉल एल, द्रव्यमान भी दोनों का एम। जिस पदार्थ की वो बनी है उसके लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो नीटा। ठोस गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर, और खोखले शाफ्ट की जो त्रिज्याएं हैं वो R1 और R2, बाहर वाली R1 अंदर वाली R2। अब देखिए दोनों का द्रव्यमान सेम है, इसलिए आयतन को घनत्व से गुणा करिए तो पाई आर स्क्वायर एल डी, ये ठोस शाफ्ट का आयतन और उसका घनत्व, बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एल डी, और ये कैपिटल एम के बराबर है। ये दोनों का सेम है। इससे जो रिजल्ट आता है वो ये कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए जो CS है जिसे हमने दृढ़ता कहा था, मरोड़ी दृढ़ता, टॉर्शनल रिजिडिटी, CS यानी S मीन्स सॉलिड, उसके लिए ये होगा पाई नीटा R⁴/2L। याद रखिए जिसके लिए ये मरोड़ी दृढ़ता ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। खोखली शाफ्ट के लिए यही रिलेशन जो है वो पाई नीटा R1⁴ R2⁴/2L। यदि इन दोनों का अनुपात देखा जाए CH/CS, तो R1⁴ R2⁴/R4, इसके फैक्टर कर दीजिए और R स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। और फिर यदि आप R1 स्क्वायर को R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख दें तो ये जो CH/CS का मान है ये 1 + 2R2 स्क्वायर/R स्क्वायर, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब CH जो है वो CS से ज़्यादा है, यानी हॉलो जो सिलेंडर है या हॉलो जो शाफ्ट है उसकी टॉर्शनल रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा मजबूत होगा। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है बेंडिंग ऑफ बीम, कि ये जो बीम है छत पे जो बीम लगाया जाता है, जब आप उसको एक उस पर भार रख देंगे तो वो थोड़ी बेंड होती है। तो कौन सी बीम कितना भार देने के बाद कितना बेंड होगी, और वो बेंड होना किन किन बातों पे निर्भर करता है, वो है ये टॉपिक बेंडिंग ऑफ बीम। तो सबसे पहले बीम कहते किसे हैं कि एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चाहे वृत्ताकार हो या आयताकार हो, उसकी छड़ जिसकी मोटाई जो है वो लंबाई की तुलना में कम हो, तथा जिसके कारण बंकन की स्थिति में किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर अपरूपण प्रतिबल उपेक्षणीय माना जा सके, दंड कहलाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये बीम दिखाई गई है, इस बीम को हमने दिखाया है थोड़ा मुड़ा हुआ, यानी ऊपर की साइड में बल लगाया गया है। हालांकि यदि इस बीम पर जो छत में है तो यदि आप उसको देखोगे तो उसमें झुकाव जो है वो नीचे की ओर आएगा। तो हमें इस फिगर को थोड़ा आगे भी यूज़ करना है। तो ये बीम जो है वो कुछ उस तरह से मुड़ी हुई है जैसा ये दिखाया हुआ है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं कि ये जो बीम है EFGH, ये जो तल है इसको उदासीन तल कहते हैं, न्यूट्रल सरफेस।
ABCD इसको प्लेन ऑफ बेंडिंग कहते हैं, बंकन तल। और N डैश ये जो है ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, उदासीन अक्ष कहलाता है। तो बीम जो ऊपर दिखाई गई है वो कुछ इस तरह से है कि इसका एक सिरा बांध करके क्लैंप करके दूसरे सिरे से बाहर लटका दिया गया, जिससे उसकी जो शेप है वो जो आप देख रहे हैं इस तरह की हो गई। यह वर्ताकार चाप में मुड़ जाती है। उदासीन तल से जो ऊपर के पृष्ठ हैं वो लंबाई में बढ़ जाते हैं और इससे नीचे के जो पृष्ठ हैं वो लंबाई में संकुचित हो जाते हैं। इससे उदासीन तल से ऊपर और नीचे ये जो लंबे हो गए या छोटे हो गए, वहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पैदा होती है, प्रत्यानयन बल। इन सभी बलों का जो उदासीन अक्ष के प्रति जो आघूर्ण है उसको बेंडिंग मोमेंट या बंकन आघूर्ण कहते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ABCD, ये एक्चुअली बंकन तल है। इसमें N डैश जो है वो उदासीन अक्ष है। ये दिखाया गया है कि उदासीन जो अक्ष है एक्चुअली उदासीन तल के अंदर ही है, उससे नीचे जो है वो अंदर की साइड में फोर्स लगती है, छोटे होते हैं, और ऊपर जो है वो बल जो लगता है वो बाहर की ओर लगता है, क्योंकि वो अक्ष के ऊपर की लंबाइयां जो हैं वो बढ़ती हैं, नीचे की लंबाइयां जो है वो संकुचित होती हैं जब बीम मुड़ता है। तो आप उदासीन अक्ष पर कोई दो पॉइंट लें P और Q। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो मान लीजिए R, तो P से और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये O पे मिलता है। मान लीजिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। जब बीम मुड़ी हुई नहीं थी तो इसी उदासीन अक्ष से आप देखिए Z दूरी पर कोई दूसरा अक्ष जिस पर दो पॉइंट हैं P डैश Q डैश। जब ये बीम मुड़ा हुआ नहीं था तो P डैश Q डैश और PQ जो है बराबर थे। तो P डैश Q डैश इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू R थीटा, कब? जब ये मुड़े हुए नहीं थे। बंकन के बाद जो है P डैश Q डैश जो हो गया वो इसकी त्रिज्या बढ़ गई R प्लस Z। Z क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से P डैश Q डैश की दूरी। तो ये हो गया R प्लस Z थीटा। अब आप यदि तंतु की लंबाई में वृद्धि देखें तो P डैश Q डैश माइनस PQ, जो कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि Z थीटा आएगा। अनुदैर्ध्य विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, यानी Z थीटा अपॉन R थीटा, जो कि ZR। अब Y यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है तनन प्रतिबल अपॉन जो अनुदैर्ध्य विकृति है उसका अनुपात है। तो तनन प्रतिबल हो गया YZ अपॉन R। प्रतिबल जो है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल में से बल और क्षेत्रफल को यदि गुणा कर दीजिए इधर से तो YZ अपॉन R DA। DA यहाँ पे वो क्षेत्रफल है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर DA पे है, जहाँ पे Z एक्सिस आपकी है जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। बल आघूर्ण यदि निकालोगे तो इसको Z से मल्टीप्लाई करोगे, N से DA की जो दूरी है वो Z है, तो YZ स्क्वायर अपॉन R DA। कुल बल आघूर्ण जो है वो YZ स्क्वायर R DA और इस पूरे का समेशन, यानी पूरी बीम जो है उस पर इस सारे का जोड़ लेना पड़ेगा। या आप इसको लिख सकते हैं Y अपॉन R IG। IG क्या है? दूरी का वर्ग है और क्षेत्रफल का मान है। इसके लिए जो नाम दिया जाता है वो है ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो भी द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग होता है। तो यहाँ भी दूरी का वर्ग तो है लेकिन द्रव्यमान नहीं है, वो क्षेत्रफल है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो Y अपॉन R IG। आयताकार छड़ के लिए यदि आप IG का मान निकालें तो ये देखिए आयताकार छड़ दिखाई है जिसकी मोटाई जो है वो D है और चौड़ाई जो है वो B है। तो इसके सेंटर को मैंने मान लिया मूल बिंदु,
एक साइड मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दूसरी साइड जो है वो जेड एक्सिस है। एक्स साइड में जो बीम है वो -b/2 से +b/2 तक है, और वो जेड साइड में जो बीम है वो -d/2 से +d/2 तक है। तो जेड स्क्वायर डी ए क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश, जो कि होगा यहाँ पे dx dz। तो इसका इंटीग्रेशन करें -b/2 से +b/2 और -d/2 से +d/2 जेड स्क्वायर dx dz। तो dx पे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, लिमिट जो है b/2 और फिर दूसरी लिमिट है लोअर लिमिट -b/2, जिनका जो डिफरेंस है वो b आएगा। जेड स्क्वायर का यदि इंटीग्रेशन करें तो 1/3 जेड क्यूब, दोनों लिमिट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। यदि आप इन दोनों लिमिट्स का मान रखें तो आई जी का जो मान आएगा वो BD³/12। आयताकार छड़ के लिए जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो BD³/12 है। यदि आप आयताकार छड़ ले लें तो आयताकार छड़ के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई क्षेत्रफल DA है जिसकी मूल बिंदु से दूरी है r, जो कोण है वो थीटा है, और जो पूरे क्षेत्रफल का जो कोण बनता है वो थीटा और थीटा प्लस d थीटा के बीच है। तो जो इसमें लंबाई और चौड़ाई आएगी इस क्षेत्रफल की वो आएगी dr, तो हो गई लंबाई की तरफ, और rd थीटा हो गया इसका चौड़ाई, यानी कुल क्षेत्रफल जो लिखना पड़ेगा वो आपको r dr d थीटा लिखना पड़ेगा। और इस क्षेत्रफल की जो जेड एक्सिस की साइड में दूरी है उसको आप कहेंगे r साइन थीटा, वो भी आप इस फिगर से देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आई जी जो आएगा r = 0 से कैपिटल R, थीटा = 0 से 2π जेड स्क्वायर DA। जेड स्क्वायर की वैल्यू रखिए r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और DA जो है वो r d थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा d थीटा और r³ dr, तो 0 से कैपिटल R, 0 से 2π, तो 1 - cos 2 θ/2 d थीटा r⁴/4। यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके इस वर्ताकार छड़ के लिए आया है वो पाई r⁴/4। अब देखिए ये दोनों तरह की बीम के लिए हमने आई जी की वैल्यू निकाली, तो बेंडिंग मोमेंट जी जो है वो YIG/r है। आई जी का मान दोनों के लिए लिख लीजिए, तो ये होगा बेंडिंग मोमेंट का मान दोनों तरह की छड़ों के लिए। अब इससे आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बीम कितना मुड़ेगी, कहाँ पे मुड़ेगी, उसकी गणना भी हम इसी से लेके आएंगे।